एनीबडी, कोई बता सकते हैं कि अस्थाई परमाणु बॉन्डिंग तभी होगा जब वो अस्थाई रहेगा या अस्थाई रहेगा? बताइए, अगर आपके सामने आ जाए कि बॉन्डिंग किसका होगा, अस्थाई वाले का होगा या अस्थाई वाले का होगा, ये चीज बताइए कि कौन से परमाणु बॉन्डिंग करेंगे, अस्थाई वाले या अस्थाई वाले? बता दो। नहीं पता है? देखिए, जो अस्थाई है ऑलरेडी वो फिक्स है, तो वो बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि वो बंध चुका है, और बंध चुका है वो बॉन्डिंग कर चुका है। तो अगर आपको डायरेक्टली यही पूछ दिया जाए कि निम्न में कौन अस्थाई है कौन अस्थाई है, तो जितने भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, ये सब के सब अस्थाई परमाणु हैं, सब के सब अस्थाई मतलब अस्थाई परमाणु हैं, और अस्थाई परमाणु की बॉन्डिंग हो चुका है, और इसीलिए ये कभी क्रिया नहीं कर सकता है। अर्थात ये आपको ध्यान ये रखना है कि ये कभी क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि ये अस्थाई हो चुका है और एक परमाणु अणु के रूप में ये अस्थाई है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्न में कौन एक परमाणु अणु है, तो एक परमाणु अणु में आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और उसके बाद जेनॉन। जेनॉन ये सभी जो है ना अक्रिय गैस है, और सभी अक्रिय गैस है इसीलिए अस्थाई परमाणु हैं, और एक परमाणु अणु के उदाहरण भी हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि एक परमाणु अणु किसको कहते हैं। बाह्यतम कक्षा इसका जो है ना हमेशा पूरा होता है। अब पूरा होने का मतलब है कि अष्टक पूरे होते हैं, और जब अष्टक पूरे होंगे तो स्वाभाविक है कि वो अस्थाई होंगे। अब अन्य जितने भी तत्व हैं सभी के सभी अस्थाई हैं, सभी के सभी अस्थाई हैं, अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो अस्थाई नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो अष्टक बना चुका है, इसका मतलब ये अस्थाई है। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में होता है 2 8 1, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि अस्थाई ये नहीं है। आगे समझ में, इसको अस्थाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा। अस्थाई तभी बन सकते हैं, अस्थाई तभी बनेगा जब वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का अष्टक बनाएगा। अष्टक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना इसके लिए आसान है अपेक्षा की लेने से, क्योंकि अष्टक बनाने के लिए अगर ले तो 7 को लेना पड़ेगा, लेकिन दे तो 1 ही देना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में ये देगा, लेगा नहीं, और लेगा नहीं तो इसका मतलब है कि ये त्याग कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग, तभी जाकर के ये अस्थाई होगा। ठीक है, त्याग करने से आयन के रूप में ये बदल जाता है। कोई भी अस्थाई परमाणु आयन का रूप धारण कर लेता है जब वो अष्टक पूरा कर लेता है, तो या तो त्याग करके पूरा कर ले, तो जब त्याग करके पूरा कर ले तो सोडियम प्लस लिखा जाएगा, और सोडियम प्लस इक्वल हो जाएगा एनी के बराबर हो जाएंगे सोडियम प्लस। एनी का मतलब होता है नियॉन। ऐसा क्यों? आपसे ये पूछा जाएगा कि सोडियम प्लस का अर्थ है, ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और सारे तत्व दिए जाएंगे जिसमें एनी रहेगा। आखिर एनी के बराबर क्यों हो गए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 बताया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग। अब इसके पास कितने बच गए? 10 गो, और नियॉन के पास भी 10 ही होता है, तभी तो हम लिखे हैं 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्या बराबर नहीं हो गए? तो उसी तरीके से आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पोटेशियम है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, पोटेशियम 19 पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 8 8, उसके बाद कितने बचेंगे? 1। ठीक है, अब 2 8 8 1 अगर हम पोटेशियम प्लस कह दे तो किसके बराबर हो जाएंगे? पोटेशियम प्लस में ये 1 हट जाता है, तो कितने बच गए? 18 बच गए, तो 18
का क्या होता है, इसीलिए कहें कि इसको देखिए, अभी हम इससे पहले आपको चैप्टर बताए थे कि आप याद कर लीजिए 30 तक, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 8 18 होता है, आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन। और आर्गन हमेशा फिक्स होता है, और आर्गन की परमाणु अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि 18 को हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 8 आता है, 2 8 8 आते हैं, तो फिक्स है ना। तो फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि इसके परमाणु कभी क्रिया नहीं कर सकते, क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके परमाणु लास्ट कक्षा कितना है? 8। 8 होने के कारण ये क्रिया नहीं कर सकता है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? के प्लस किसके बराबर हो जाएंगे? आर्गन के बराबर हो जाएंगे, होंगे ना, आर्गन के बराबर होंगे ना, के प्लस। के प्लस का मतलब उसी तरीके से आपसे अगर कोई पूछे कि Cl माइनस किसके बराबर होगा, Cl माइनस किसके बराबर होगा, बता सकते हैं? तो Cl माइनस का मतलब है, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7 है, 2 8 7 है। तो इसने एक लिया होगा तभी ये माइनस लिखा है, ग्रहण किया है। तो इसका मतलब 2 8 8 इसका है, किसका है? 2 8 8। 2 8 8 किसका होता है? अभी ना बोले आर्गन का होता है। तो Cl माइनस का मतलब भी Ar होता है बराबर, आगे समझ में। Cl माइनस का मतलब भी Ar के बराबर होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आयन आयन जब बनाता है माइनस में तो वो लेता है, और लेने का मतलब है कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन 18 हैं, लेकिन ओनली Cl का इलेक्ट्रॉन बोले तो 17 है। बात समझ में आया? तो इसीलिए Cl माइनस इक्वल Ar और K प्लस इक्वल Ar, आगे समझ में। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपको प्लस दिख जाए, अगर अगर मान लीजिए कि Mg आपसे पूछे Mg प्लस प्लस, अब बताइए किसके बराबर होंगे? Mg प्लस प्लस किसके बराबर होंगे? तो Mg का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तब ना। Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है, 2 8 2। इसने 2 को खो दिया तभी तो प्लस प्लस लिखा। तो किसके बराबर होंगे? Na के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? Na, नियॉन के बराबर होंगे, आगे ना समझ में। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि ये बात हम आपको बता दिए, कम से कम तो 30 तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप धन आयन और ऋण आयन को भी समझ में आ गया होगा कि जहां पे Mg प्लस प्लस लिखा है तो सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इनके पास अब 12 था तो 10 हो गया, तो 10 किसके बराबर होंगे? नियॉन के बराबर। और जब तक वो अस्थाई नहीं होगा वो बंधेगा नहीं, बांधने के लिए उसको अस्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है, तभी वो अस्थाई होता है, आगे समझ में। आइए समझते हैं हम आगे को। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो बॉन्डिंग में 3 प्रकार की बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये बॉन्डिंग जो होगा, ये बॉन्डिंग आपको 3 प्रकार के देखने को मिलता है। जनरली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार कभी कभी हो जाते हैं। अब हम तीनों प्रकार को समझते हैं एक एक करके। पहला प्रकार जो होगा आपको आयनिक होगा, जिसको हम वैद्युत संयोजक भी बोलते हैं, आयनिक। आयनिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से मतलब समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन, ठीक है। मतलब दिया और लिया, तो दिया तो हो गया प्लस आयन और लिया तो हो गया माइनस आयन। इस बात को समझ में आ गया होगा। अब हम आयनिक जो बॉन्डिंग होता है उसके कुछ गुण से पूछे जाते हैं। गुण मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सबसे पहला बात तो ये हुआ कि जब बॉन्डिंग होगा तो आयन बनाएगा, पहला बात। दूसरा कि इसकी घनत्व, इसका क्वथनांक, इसका द्रवनांक सभी उच्च होंगे आयनिक बंधन के। साथ में ये ध्रुवीय घोल में घुल जाएगा, अध्रुवीय घोल में नहीं घुले, ठीक है। ठोस अवस्था में विद्युत का ये कुचालक होगा, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा। ये इसका प्रॉपर्टी है और गुण है, आपको ध्यान रखना है आयनिक बंधन का, जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कठोर भी हो सकता है और भंगुर भी हो सकता है। आयनिक बंधन का आपने प्रॉपर्टी समझ लिया है।
अब हम समझेंगे आपको सहसंयोजक बंधन। दूसरा आपको पढ़ना है सहसंयोजक बंधन। अब सहसंयोजक बंधन को समझ जाइए। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? तो सहसंयोजक बंधन, बंधन के हिसाब से इसको 3 भाग में बांट दिए गए हैं। एक तो एकल, दूसरा द्विक और तीसरा त्रिक। अर्थात जहां एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उसको हम एकल बंधन कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एच और एच, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसलिए हम इसको एकल बंधन को ऐसे हम बॉन्डिंग करते हैं। तो ये एकल बंधन हो गया। द्वि बंधन की बात करें तो O डबल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, मतलब 2 गो ये इसको दे देगा और 2 गो ये इसको दे देगा। ऐसे बॉन्डिंग होगा, ऐसे बॉन्डिंग होगा तो हम इसको हम O ऐसे बॉन्डिंग करके बताएंगे। लेकिन त्रिबंधन में बात करें तो नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा का मतलब हो गया नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन के साझे होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग से हम सूचित करते हैं। ये त्रिक बंधन हो गया। इस तरह से इसके बंधन के हिसाब से एकल, द्वि और त्रिक होता है। आइए हम समझते हैं इसके गुण को। ये ध्यान रखना है कि हम इस तरह से बॉन्डिंग करके इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसीलिए हम ट्रिपल बॉन्डिंग कहेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का हुआ है इसलिए हम सिंगल बॉन्डिंग कहेंगे। एक जोड़ी होता है साझा तो उस समय हम एकल बॉन्डिंग को कहते हैं। 2 जोड़ी होता है तो डबल बॉन्डिंग और 3 जोड़ी होता है तो ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए प्रतीक चिन्ह हम बता दिए हैं किस तरह से किया जाएगा, देखने से ही हमको पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके भी कुछ गुण होते हैं। गुण से समझिए, अधिकतर गैस या द्रव अवस्था में यह इसके यौगिक होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके यौगिक किस अवस्था में ज्यादातर प्राप्त होंगे तो द्रव और गैस। इससे पहले वाले में हमने बोला कि ठोस में भी और द्रव में भी हो सकता है। ठोस अवस्था में आपका वो कुचालक होंगे लेकिन द्रव अवस्था में सुचालक होंगे। इसके क्वथनांक द्रवनांक सभी निम्न होते हैं। इस यौगिक के जो अणु होते हैं ये एक अणु के रूप में प्राप्त होता है। अगर सहसंयोजक बंधन होगा वो इसके यौगिक एक अणु के रूप में होगा। इसके आकार कैसे होते हैं तो अलग अलग यौगिक होंगे तो अलग अलग आकार होगा। जैसे CO2 का आकार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए CO2 का आकार रैखिक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, CO2 का आकार रैखिक होता है। और रैखिक जिसके होंगे उनके कोण कितने डिग्री होंगे? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कोण। उसी तरीके से अगर जल का आकार पूछा जाए तो जल का आकार आपका कोणीय होता है। और कोणीय का जो इसका कोण कितना होता है तो 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको CH4 का आकार पूछा जाता है। CH4 का आकार चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होने का मतलब है कि C जो है ना चारों तरफ से बॉन्डिंग किया रहता है, इसीलिए ये चतुष्फलकीय इसकी आकृति है। ठीक है, और इसका जो कोण माना जाता है वो 109 से 128 के बीच में माना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वही अगर फॉस्फिन की बात करें तो ये पिरामिड आकार बनाता है। तो इस तरह से आपको आयनिक यौगिक के गुण को ध्यान रखना है। आयनिक यौगिक। अब हम बताते हैं उप सहसंयोजक। एक तो उप सहसंयोजी बॉन्डिंग को हम समझते हैं कि उप सहसंयोजी बॉन्डिंग क्या होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होंगे तो ऐसे को हम उप सहसंयोजी बंधन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे अगर NH4 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ NH4 जो है, ये ध्यान रखिए कि ये नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं
सभी के सभी हाइड्रोजन से ही मिले हुए हैं। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का संयोग हुआ है, मतलब अगर एक ही युग्म का संयोग होता है तो वो उपसहसंयोजी बंधन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब नाइट्रोजन हो गया, तो H से जुड़ा तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहाँ H के पास तो एक ही है, तो एक नाइट्रोजन से ले लिया तो बंधन बना लिया। ऐसे करके जब एक ही युग्म का संयोग हो तो वो उपसहसंयोजी बंधन के रूप में हो जाता है, इसीलिए हम इसको उपसहसंयोजी बंधन बनाते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी को समझते हैं। निर्जन जोड़ी क्या होता है? निर्जन जोड़ी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अगर संयोग करेगा तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 6 होते हैं, तो ऐसे में ये अगर हाइड्रोजन के परमाणु से जैसे जल बनाएगा, H2O बनाएगा, उस परिस्थिति में क्या करेगा? H के पास एक होगा तो ये बॉन्डिंग कर लिया, फिर दूसरे H के पास जो है ना एक ऑक्सीजन और एक H के पास होगा तो बॉन्डिंग कर लिया। तो ये तो बॉन्डिंग हो गई, बट इस इधर वाली की बॉन्डिंग नहीं हुई, तो जो बच गया उसको हम इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का, हाँ, ये निर्जन जोड़ी होगा। आगे समझ में? अर्थात इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या होता है? जो बॉन्डिंग नहीं करता है, मतलब बॉन्डिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ी बच जाएगा उसको हम निर्जन जोड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन के जो भी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि H2O में इलेक्ट्रॉन के कितने निर्जन जोड़ी है, तो 2 जोड़ी निर्जन है, क्योंकि 4 गो इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किया है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि निर्जन जोड़ी क्या होता है, या निर्जन जोड़ी इसमें कितने हैं, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कुछ उदाहरण आपसे भी पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण का मतलब है कि आपसे आयनिक बंधन के उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, या सहसंयोजक बंधन के से भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रख लीजिए, अगर आयनिक बंधन का उदाहरण पूछेगा तो NaCl एक आयनिक बंधन के उदाहरण है। वही MgCl2 आयनिक बंधन के उदाहरण है। CaO ये आयनिक बंधन के उदाहरण है। आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजन बंधन की बात करें तो सहसंयोजन बंधन में आपको हो जाएगा, याद रखेंगे कि सहसंयोजक बंधन में आपको हो जाएगा CO2 एक सहसंयोजक बंधन दिखाता है। वही H2O सहसंयोजक बंधन दिखाता है। H2O एक सहसंयोजक बंधन दिखाता है। CO2 आपको सहसंयोजक बंधन दिखाता है। वही आपको CH4 भी सहसंयोजक बंधन दिखाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हमको उप सहसंयोजक बंधन पूछेगा तो उप सहसंयोजक बंधन में आपको ध्यान रखिए कि दोनों होता है, जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों कार्य होते हैं। तो NaOH ये एक उप सहसंयोजक बंधन के उदाहरण है। वही आपको अगर H2SO4 कहे, H2SO4, तो ये उप सहसंयोजक बंधन के उदाहरण है। अगर आयनिक बंधन बोला निम्न में कौन आयनिक बंधन है या नहीं है, तो ये एक उप सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, कोवैलेंट, जिसमें कोवैलेंट भी हो आयनिक भी हो, मतलब दोनों हो, उसी को हम उप सहसंयोजक बंधन के रूप में जानते हैं। तो ये एक उप सहसंयोजक है, ये भी उप सहसंयोजक है। आपको CaCO3 भी उप सहसंयोजक बंधन है। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो आशा करते हैं कि केमिकल बॉन्ड को आप समझ गए होंगे। ये बेसिक सी जानकारी थी जिसको हमने आपको समझा दिया है। अब हम अगले चैप्टर 6 की ओर चलते हैं, और 6 चैप्टर है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण। अब ऑक्सीकरण और अवकरण को समझते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आप Mg+O2 ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 2MgO होगा, ये एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। उसी तरीके पर C+O2 CO2 ये ऑक्सीकरण होते हैं। और जो ऑक्सीकरण होगा वो अवकरण पदार्थ में होते हैं। ठीक है, पदार्थ अगर अवकारक होंगे वो उसमें ऑक्सीकरण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पदार्थ जो अवकारक होंगे उसी में ऑक्सीकरण होता है। अवकरण क्या होता है?
तो अवकरण में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं बल्कि वियोग और हाइड्रोजन का संयोग होता है। अगर बात करें हम Cl2 की, तो Cl2 एक अवकरण हो रहा है Cl2 में, Cl2 प्लस H2S अगर बॉन्डिंग होगा तो उस परिस्थिति में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, अर्थात 2HCl प्लस S अलग हो गया, तो यहाँ H का बॉन्डिंग हो गया Cl के साथ, तो ऐसे बंधन को हम अवकरण क्रिया कहेंगे, अवकरण क्रिया कहेंगे। आगे समझ में, तो ये अवकरण हो गया। इसमें याद रखिएगा कि जो ऑक्सीकरण अवकरण होता है उसमें धन आवेश बढ़ता है और ऑक्सीकरण में याद रखिएगा कि ऋण आवेश बढ़ता है। ऑक्सीकरण में ऋण आवेश, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो वही अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। जो भी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीकारक वे है जो जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया हो, अवकरण वे है जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ऑक्सीकारक को हम उदाहरण दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं। O2 एक ऑक्सीकारक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें अवकरण क्रिया होगी। O2 एक ऑक्सीकारक है, O3 भी ऑक्सीकारक है, उसी तरीके से H2O2 ऑक्सीकारक है, Cl2 ऑक्सीकारक है। इस तरह से आपको PbO4O2 ये भी ऑक्सीकारक है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑक्सीकारक है। अवकारक की बात करें, अवकारक कौन कौन से होते हैं? H2 अवकारक है, H2S अवकारक है, CO अवकारक है, SO2 अवकारक है और C भी अवकारक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, निम्न में कौन अवकारक है। तो याद कर लेंगे H2, H2S, CO, SO2 ये सब अवकारक के उदाहरण है। वही इससे पहले जो मैंने बताया था वो ऑक्सीकारक के उदाहरण है। अब इस ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रिया से आपसे यही पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं? जैसे अगर आपसे पूछे KMnO4 में ऑक्सीकारक संख्या में मैग्नीज, Mn का मतलब होगा मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो आपको पता है कि पोटेशियम K+ आयन बनाता है। मैग्नीज अगर पता नहीं है तो मान लीजिए कि K+ आयन बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसने। उसी तरीके से मैग्नीज को X मान लीजिए कि इसने X इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ही करेगा। उसके बाद O4 है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो आयन होता है O- होता है, इससे पहले हमने बताया O-। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि 4 ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब -8 हो जाएगा। इक्वल टू में सबको जोड़ के 0 आता है ऑक्सीकरण संख्या। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों -7 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा आपको x - 7 = 0, x बराबर आ जाएगा +7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गए? यहाँ पे +7 हो गए। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ऐसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम चैप्टर नंबर 7 को समझाते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या कर रहा है? चैप्टर 7 है, 7 में आपको पढ़ना है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल और भस्म लवण को पढ़ना है। तो हम अम्ल की सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अम्ल के बारे में आपको क्या जानना है। तो अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि अम्ल लाल लिटमस को कैसा करेगा, तो उल्टा बोल दोगे नीला, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लाल लिटमस को भी लाल करेगा और नीला लिटमस को भी लाल।
एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आगे ना समझ। अम्ल लाल लिटमस को लाल ही करेगा और नीला लिटमस को भी लाल करेगा। समझ में आ गया ना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है किसी भी, मतलब अगर ये कहने का मतलब है कि मिथाइल ऑरेंज को भी ये लाल करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है अगर अम्ल कोई डाल दे तो नीले लिटमस होगा तो उसको भी लाल करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यदि भस्म में इसको मिला दे तो लवण और जल बना देता है, H2 गैस को मुक्त करता है। तो अम्ल से कौन सी गैस निकलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्हेनियस ने बताया था, 3 वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं। पहला अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस बताया था कि यदि आप अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन बोरेंट लॉरी के हिसाब से, लॉरी जो है उसके अनुसार बोला है कि प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता अम्ल में होती है। तो पूछा जा सकता है कि अम्ल में क्या क्षमता होती है, बी लॉरी के हिसाब से तो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता। लेकिन लेविस ने बताया है कि निर्जन युग्म ये स्वीकार करने की जो है ना प्रवृत्ति इसमें होती है, अम्ल में निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। तो अम्ल के बारे में आपको इतना बात ध्यान रखना है। अम्ल के प्रयोग से भी पूछे जाते हैं कि हम अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अम्ल का प्रयोग याद रखेंगे संचायक बैटरी, जैसे H2SO4 का प्रयोग संचायक बैटरी में होता है। H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका प्रयोग संचायक बैटरी में होता है। और फोटोग्राफी, औषधि, अम्लराज बनाने जैसे कार्यों में भी इसके प्रयोग होते हैं। धातु के सफाई में भी इसके प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा कि अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो अम्ल से इतनी जानकारी आपको याद होना ही होना चाहिए। ये जानकारी आपके लिए बेस्ट और इम्पोर्टेंट है जो मैंने बता दिया है बेसिक रूप से। आइए हम समझते हैं भस्म को। भस्म को समझते हैं। भस्म 2 प्रकार के होते हैं जनरली, 2 प्रकार के भस्म हैं। एक होते हैं क्षार और एक होते हैं क्षारक। क्षार और क्षारक, ये क्षार और क्षारक इसलिए नाम है कि कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ भस्म ऐसे होते हैं जल में नहीं घुलते हैं। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अम्ल भस्म को 2 भाग में बोलने का मतलब है कि कुछ घुलने वाले हैं, कुछ नहीं घुलने वाले हैं। इसीलिए क्षार और क्षारक हो जाते हैं। जो घुलते हैं वो क्षारक है, जो नहीं घुलते हैं वो क्षार है। इस बातों को ध्यान रखना है। आइए समझते हैं इसकी कुछ बातें जो हमको याद रखना चाहिए। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, वही अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये पहले से भी आपको पढ़ चुके होंगे। अम्ल और भस्म मिलाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि अम्ल और भस्म मिलाएंगे तो वो लवण और जल बना लेता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि जल एक उदासीन पदार्थ है और जब उदासीन पदार्थ का निर्माण होगा तो उसका नाम उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है। अगर हम फिनोल्फेथिलीन को अगर हम पर भस्म डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन वहां पे हमने बताया था कि मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो लाल ही करता है, लेकिन भस्म डालते हैं फिनोल्फेथिलीन पर तो वो रंग गुलाबी करता है। लेकिन जैसे ही हम अगर लिटमस पर डालेंगे तो नीला कर देगा। लिटमस पर भस्म को डालने से नीला हो जाता है, लाल नहीं होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नीले लिटमस पर भस्म डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो नीला ही करेगा, बात समझे। लेकिन लाल लिटमस पर डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नीला कर देगा। हर स्थिति में वो नीला करेगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन फिनोल्फेथिलीन पर डालने से गुलाबी हो जाता है। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया हो। आइए हम समझते हैं अर्हेनियस के अनुसार भस्म क्या देता है। तो अर्हेनियस ने बताया कि यदि आप जल में भस्म को डालते हैं तो OH- आयन देता है, OH- आयन देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद बी लॉरी के हिसाब से कहे तो इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, जहां जबकि अम्ल में प्रदान करने की क्षमता बताया था, वही बोला कि ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, लेगा मतलब लेगा नहीं, बल्कि लेगा, देगा नहीं।
अम्ल देगा, लेगा नहीं, ऐसे बात ध्यान रखना है। इसलिए यही दोनों बातों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि बी लॉरी ने बताया कि भाई अम्ल जो है प्रोटॉन को प्रदान करेगा, मतलब देगा, दाता होगा, लेकिन भस्म क्या होगा कि मतलब ऋणी होगा, मतलब लेगा, ग्रहण करेगा। आगे समझ में। लेकिन उसने बोला कि लेविस ने बताया कि निर्जन जोड़ी प्रदान करने की प्रवृत्ति इसमें होगी। निर्जन जोड़ी प्रदान करने का मतलब हो गया कि ये देगा और वहां पे स्वीकार करेगा, अम्ल स्वीकार करेगा और भस्म क्या करेगा, देगा। तो ये निर्जन जोड़ी की अपेक्षा ये दोनों उल्टा पलटी यहाँ पे अम्ल में और भस्म में है। आशा करते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर ले H2O को, तो लिविस भस्म के नाम से उसको कहा कि H2O जो है एक लिविस भस्म है। H2O को उसने लिविस भस्म बताया है। तो याद रखिएगा कि लिविस भस्म किसे कहा गया है, तो H2O को कहा गया है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अगले दिन हम और वीडियो के जरिए हम भस्म और अम्ल की थोड़े लंबा चर्चा चलना है, इसीलिए हम अगले दिन